अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हैंड रेज करके मुझे बता दें वॉइस क्लियर है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है। मैसेज कर वॉइस क्लियर है। जी सर। जी बिल्कुल ठीक। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे लेक्चर, जो आपको कल लेक्चर होमवर्क में मिला था उसके अंदर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। जी राना अजीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। जी जो आपने इलस्ट्रेशन 10 और 11 करवाई थी, जी सॉरी 10 और 8 करवाई, इसमें सर जी प्रॉब्लम थी। एक मिनट में अभी आया था। जी क्या प्रॉब्लम है राना। इस, इसमें सर जी हम परचेजेज अकाउंट में हमने कॉस्ट ऑफ सेल का फैक्ट डाला, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट साल के एंड पे या मैं पीरियडिकली हम मैं मैं बनाते हैं। मैं आपको ना इसका एक थोड़ा सा आसानी के लिए मैं आपको सिखाता हूँ। उम्मीद है उससे आपके ना मैक्सिमम प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है। उसमें ये हमने जब भी परचेजेस अकाउंट करते थे लेजर्स के अंदर क्लोज लेजर्स जब बनाते थे, जब परचेजेस का टोटल लगाते थे तो परचेजेस का टोटल क्या लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। एम आई राइट? या यस इनकम स्टेटमेंट यही लिखते थे हम। यस यस सर। ठीक है बेटा। इनकम स्टेटमेंट अगर हम बनाएं, मेरी सिर्फ तसल्ली से, इनकम स्टेटमेंट के अंदर आती है सेल्स, ठीक है, लेस यस सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। जी इनकम स्टेटमेंट परचेजेस आती है इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। इंक यहां पर ये जो यस। कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, इस कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है मेरा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस या कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये वाली, ये वाली, ये लेजर नहीं है, ये वर्किंग है। ये लेजर नहीं है, वर्किंग है। ये असल में उसने बताया है यहां से निकली चीज टोटल और वो प्रॉफिट एंड लॉस के कॉस्ट ऑफ सेल्स में चलेगी। इसलिए उसने ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये इसमें कंप्रीहेंसिव इनकम का या प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉस्ट ऑफ सेल है ये वो बन रहा है। ठीक हो। ठीक है। इसका ये जो मतलब ये जो ये पर परचेजेज और इन्वेंट्री का उसने जिक्र किया, ये परचेजेज प्लस इन्वेंट्री और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री होनी है ये इसमें। वो किया है उसने। हमने जो जी सर। हाँ क्लियर हुई मेरी बात। यहाँ पर जो यस सर। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? ये भी वो कंप्रीहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? कंप्रीहेंसिव इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात क्लियर होगी आपके लिए कॉन्सेप्ट। यस सर। तो इससे आगे वाला इलस्ट्रेशन 9 में उन्होंने इन्वेंट्री अकाउंट बनाया, एक दफा कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बना दे तो क्लियर हो जाएगा हाँ परपेचुअल। अच्छा, ये वाला कह रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 9। इस जी जी। या ये वाला यस। इसके अंदर कोई मसला नहीं। ये देखो, ये मैंने बना दी कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट। ठीक है। जैसे हमारी कोई चीज सेल होती है, हमने साथ ही क्या करनी होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाना होता है। एक तो मैंने उस दिन यस। ये फिगर कहा था, ये 5,20,000 है। ये जी फिगर सर। गलत है। ठीक है। उसके बाद फिर ये भी आपने, ये भी फिगर अल्टीमेटली गलत हो जाएगी ये भी। इसका मतलब जैसे कॉस्ट ऑफ सेल ये डेबिट, हम कॉस्ट ऑफ सेल में लिखेंगे इन्वेंट्री अकाउंट यस। 5,20,000। जब रिटर्न हुई तो रिटर्न की एंट्री क्या डाली? हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट किया, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कर दिया, ये रिटर्न की एंट्री डाल दी। वही मैंने इधर लिख दी। ये देखो इन्वेंट्री रिटर्न, या इसको हम इन्वेंट्री अकाउंट ही लिखेंगे। क्लियर है। अब इसको अगर हम मैनेज करें, 5,20,000 इधर, 5,20,000 इधर, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 5,00,000, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या ये कंप्रीहेंसिव इनकम में चलेगा ये अमाउंट। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर होगी बात? जी सर, बस इसी कॉस्ट ऑफ सेल का जो अकाउंट है इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल में कौन सी एंट्री जानी है कौन सी अच्छा, एंट्री नहीं जानी, कॉस्ट ऑफ ये नहीं सेल्स, समझ लग रहा। देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो हमारी सेल होनी है ना, सेल की कॉस्ट जानी है, उसकी सेल प्राइस नहीं जानी। जब भी हमारी सेल होगी दो एंट्री करेंगे। एक करेंगे हम रिसीवेबल या कैश डेबिट टू सेल क्रेडिट। ये वही एंट्री है जो हमने आगे भी सीखी है, पहले जनरल एंट्रीज में जी भी सर। सीखते रहे। ये जी सेल प्राइस पर होनी है। जब ये एंट्री होगी इसके साथ ही एंट्री होनी है हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट। ये किस अमाउंट से होगी? ये होगी कॉस्ट के ऊपर। किस पर? कॉस्ट पर। कॉस्ट। बात क्लियर होगी? यस।
और इसी Thank you, तरह sir. जब इन्वेंट्री होगी रिवर्स, तो इन्वेंट्री रिवर्स से मुराद क्या, सेल्स रिटर्न होगी, तो पहली हम एंट्री सेल्स रिटर्न डेबिट टू कैश या रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। और दूसरी, क्योंकि जब हमने सेल बुक की थी उस वक्त ये एंट्री की थी, तो सेल्स रिटर्न के ऊपर चीज़ें वापस आ गई, तो हमें इस एंट्री की रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब इन्वेंट्री डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। पोस्ट ऑफ से जी बेटा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और किसी बच्चे का क्वेश्चन? थैंक यू। जी मोहम्मद अहमद। जी बच्चे। सर ये पीरियोडिक मेथड की नहीं समझ लगी बिल्कुल। पीरियोडिक की समझ में, मेरा बेटा मैं आपको अभी सिखाता हूँ पीरियोडिक मेथड, ठीक है। पीरियोडिक मेथड आपने दोनों को सेपरेट सेपरेट समझना है। आपने जब परपेचुअल कर रहे तब पीरियोडिक जेन में नहीं लाना, तब यही जेन में रखना परपेचुअल क्या है। जब पीरियोडिक कर रहे हो तो परपेचुअल छोड़ देना। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में, सॉरी पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में क्या होता है मेरी बात बेटा, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम कॉस्ट ऑफ सेल्स साथ साथ आइडेंटिफाई कैलकुलेट नहीं करते। ये सिस्टम बेस करता है, इसकी बेसिक समझो, बेस किस पर कर रहा है, पीरियोडिक सिस्टम बेस कर रहा है कि मेरे से हर सेल के बाद इन्वेंट्री अपडेट नहीं हो सकती, वर्कलोड ज़्यादा है। मैंने इन्वेंट्री अपडेट करने का जो मेथड है वो ये रखा हुआ है। लेट, अगर आप एक सिंपल से बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन के तौर पर आप ये कहो कि मेरे पास 10 यूनिट पड़े हुए हैं, ले 10 यूनिट पड़े हुए हैं और मैंने इस साल में 100 यूनिट खरीदे हैं, और ठीक है, इसका मतलब मैंने, मेरे पास टोटल कितने यूनिट थे एक किस्म की, 110 यूनिट थे, क्योंकि 10 पहले थे, 100 मैंने खरीदे। ये जो 10 यूनिट पड़े हैं इसको कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ये जो 100 है इसको हम कहते हैं परचेजेस, ठीक है। अब मैं कहता हूं, मैं अपने स्टॉक काउंट के लिए जाता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास, मैं बेचता रहा, कभी 2 यूनिट बेचे, कभी 3 यूनिट बेचे, मैंने उसकी एंट्री नहीं की, स्टॉक को कम नहीं किया, मैंने ये काम नहीं किया 2 यूनिट बेचे तो कम कर दो। हाँ, जितने यूनिट बेचे उसकी मैं सेल बुक करता रहा, लेकिन उसकी इन्वेंट्री मैनेज नहीं की। तो अल्टीमेटली जब साल या एक पीरियड एंड हो गया, मैं गया अपने गोदाम के अंदर, मैंने जाके देखे मेरे पास उधर पड़े हैं सिर्फ 15 यूनिट। तो अल्टीमेटली अगर एज अ बिजनेस में मैं सोचूं, मैंने 10 यूनिट खरीदे, ओपनिंग थे, 100 मैंने परचेजेस की, टोटल मेरे पास 110 थे, और उसमें से अभी सिर्फ मेरे पास 15 यूनिट पड़े हैं, तो इसका मतलब जो 95 यूनिट कम है, अल्टीमेटली वो क्या है, वो मेरी सेल हो गई, वो मेरे बिक गए, वो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल, वो मेरी क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बात क्लियर होगी बेटा? ये कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक इन्वेंट्री के पीछे। हैंड जिसने रेस किया था, जरा अपने आपको दोबारा हैंड रेस करें। जी अहमद। सर ये जो बुक में एंट्री लिखी है ये कंफ्यूज कर रही है। हमें अभी 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 आपको उसके ऊपर लेकर, ये आपके पास ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो यहाँ तक? हाँ जी। क्लियर। अब इसका हाँ मतलब है, अगर मैंने ये जो काम है मेरे ईयर एंड पर करना है, कब करना है, ईयर ये रहा। एंड पर, और ईयर एंड के ऊपर मुझे कौन सी दो फिगर्स चाहिए, परचेजेस की फिगर चाहिए और ओपनिंग स्टॉक की फिगर चाहिए। एम आई राइट? जी। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये तो मैंने खुद काउंट करके लिखनी है ना, ये तो काउंट करके लिखूंगा ना मैं खुद, इसका मतलब इसका कोई ताल्लुक नहीं। एग्री? इसका मतलब अगर मैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यूज कर रहा हूं तो मैं अकाउंट बनाऊंगा परचेजेस का, परचेजेस का अकाउंट बना लिया, परचेजेस का अकाउंट, ठीक है। हाँ जी। परचेजेस का अकाउंट बना लूंगा, जितनी भी साल में परचेजेस होती गई, जितनी भी साल में परचेजेस हुई, मैं सारी की सारी परचेजेस अकाउंट में बुक करता जाऊंगा। मतलब 10 रुपए की परचेजेस, 50 रुपए की परचेजेस, 70 रुपए की परचेजेस, 80 रुपए की परचेजेस, ये मैं उसमें बुक करता रहा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? नहीं। अगर कोई परचेज रिटर्न होगी तो वो परचेज रिटर्न का मैं अकाउंट बना लूंगा, ऐसे ही है। हाँ जी। परचेज रिटर्न, मैं परचेज रिटर्न 10 रुपए की तरह बुक कर ली। अब साल जब एंड हुआ तो मैं अकाउंट क्लोज करूंगा, हाँ जी। यहाँ 10 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस, और इधर कितना है, 50, 60, 60 और 80, 140, 210, ये
210 ये, यहाँ भी 210 का है। ये जो बैलेंस है ये बैलेंस जाता है कंप्रीहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस। एग्रीड? हाँ जी। और ये भी कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस या कंप्रीहेंसिव, ये उसके अंदर हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको? नहीं। ये वो काम था जो आप पहले, यहां से आगे अब काम शुरू हुआ है। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा फॉर्मेट समझिए। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर या कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सेल लेट 500 लेस करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी, जो भी। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, अब यहां से अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करनी है तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स पता होगी तो हम लेस करेंगे ना। एग्रीड? जी, तो ये हमने निकालनी थी वो 95। वो तो अब ये जो 95 निकला ना, ये काम अब होगा, ये काम ड्यूरिंग द ईयर नहीं हो रहा। बात समझ लगी? जी। ये काम अब करना है, मतलब ये जो ऊपर वाली एंट्रीज जो आप कर रहे थे, अब पहले आपने कुछ भी नहीं किया, जब अकाउंट क्लोज हो गया अब आप वो 95 जो मैंने इधर एग्जांपल दी थी ये अब निकालोगे इधर इस जगह पर, अब इसकी कैलकुलेशन करोगे। मतलब स्टेटमेंट के अंदर कैसे कैलकुलेशन आप कहोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री लेट, वो इस क्वेश्चन के अंदर मैं कहता हूँ 20 है। आप कहोगे परचेजेस, वो कितनी है टोटल परचेजेस 210 की, ठीक है। आप कहोगे परचेज रिटर्न वो कितने की है 10 रुपए की। अब यहां पर आप करोगे लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ये आप काउंट करके इधर लिखोगे, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कहूँ 30 रुपए की है तो बाकी जो होगा ये क्या आंसर आएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है जो मेरी जाएगी इस इनकम में इधर। बात समझ लगी? ये जो तो ये वर्किंग, हमने 90 जी जी बोले बोले बोले। ना, ये 95 वाला भी ऐसे ही किया है। ऐसे किया है वो मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलती कैसे है ये मैंने बताया, हमारी अकाउंटिंग में ही चलती है कैसे है सिस्टम। समझ लगी? मतलब ये जी। ये जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे होते हैं ना तब सिर्फ परचेज परचेज रिटर्न की कॉलम बनाया होता है, इसके अलावा कोई काम दूसरा नहीं करते। नहीं। जब ईयर एंड हो जाता है उसके बाद ये 95 वाला ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ये वर्किंग तब होती है, ये हाँ वर्किंग जी। तब होती है। क्लियर होगी? हाँ जी। इसलिए अब इसकी एंट्रीज के अंदर जो आप कंफ्यूज हो रहे हो, अब है ना एंट्रीज आपकी क्लियर होती है। एक मिनट, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज मेजर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर। हमने वहां लिखा नहीं था ओपनिंग इन्वेंट्री 20 रुपए, याद आया? हाँ जी। पिछले हाँ साल की जी। क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग बना दी। जी। ये वो, ये जो कहना ना परचेज, जब भी हम ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री परचेज करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री परचेज करेंगे, जब भी इन्वेंट्री की एंट्री आएगी हम क्या करेंगे, परचेजेस टू पेएबल। यही का ये क्या होगा, इसका मतलब परचेजेस अकाउंट बन जाएगा, इसमें 10 रुपए की एक, 20 रुपए की एक, 30 रुपए की, वो ये बता रहे हैं। क्लियर होगी? हाँ जी। फ्रेट पेड, कैरेज इनवर्ट टू कैर, ये क्या चीज है? हमने याद है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में पढ़ा था, अगर कोई इन्वेंट्री के ऊपर हम कैरेज पे करते हैं, कोई भी चीज पे करते हैं, वो हमारी क्या बनेगी, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। एग्रीड? हाँ जी। तो ये जो फ्रेट पेड है ना, उसने इसका एक अकाउंट ओपन कर दिया किस्म का, फ्रेट पेड। जब भी फ्रेट पे करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट, फ्रेट पेड 10 रुपए डेबिट, 20 रुपए डेबिट, 30 रुपए डेबिट, इसका टोटल क्या बनेगा, लाइक 60 रुपए। ये जो 60 रुपए टोटल बना है ये किसकी कॉस्ट में ऐड होगा, परचेजेस परचेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। गुड, इसका मतलब जब हम एट द ईयर एंड वो बनाएंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, तो यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे, ये कैरेज इनवर्टर। ठीक हो गया? रिटर्न जी। ऑफ इन रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री टू द सप्लायर, ये क्या है, परचेज रिटर्न। ये परचेज रिटर्न वाली एंट्री, वो परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाया था मैंने आपके साथ, हाँ ठीक है। जी। अब आ गया सेल ऑफ इन्वेंट्री। सेल ऑफ इन्वेंट्री के अंदर सिर्फ रिसीवेबल टू सेल बुक किया है, हमने कॉस्ट वाली कोई एंट्री नहीं की, क्योंकि कॉस्ट एट द ईयर एंड हम इकट्ठी निकालते हैं, हम हर सेल की कॉस्ट सेपरेट नहीं निकालते, हम एट द एंड कॉस्ट इकट्ठी निकाल रहे हैं ना, जितनी भी सेल्स हाँ उसका। जी।
तो ये इसलिए इसमें सिर्फ एक एंट्री है। क्लियर होगी? इसी तरह जब रिटर्न होगी, सेल रिटर्न टू रिसीवेबल, जब इसमें कॉस्ट की एंट्री नहीं की तो सेल्स रिटर्न में भी कॉस्ट की कोई एंट्री नहीं आएगी। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर्स, ये उसी को उसने दोबारा, ये अभी कहा था इन दो चीजों को आप छोड़ दें, इन दो चीजों को आप छोड़ दें। और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या एंट्री है? क्लोजिंग इन्वेंट्री से मरा ये जो मैंने 30 रुपए लिखा है, ये देखो ये 30 रुपए लिखा है। ये 30 रुपए लिखने का मतलब क्या? ये मेरे पास अभी इन्वेंट्री मौजूद है, इसलिए मैंने लिखा है ना 30 रुपए। हाँ जी। इसका मतलब क्या है? इसकी जो एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक या कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग स्टॉक वो क्रेडिट, इसलिए तो लेस हो रहा है, क्रेडिट किया तो लेस हो रहा है। और डेबिट हाँ जी। फाइनेंशियल पोजीशन, ये मेरा एसेट है, इसको मैंने अपना एसेट शो करना है। ये मेरा जो एसेट है मेरी बैलेंस शीट में आएगा, इसको उधर साथ 30 रुपए का एसेट शो कर दिया। ये उसने एंट्री बता दी उसकी। इन्वेंट्री स्टेटमेंट, ये देखो लिख रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मैंने अपनी बैलेंस शीट में इसको अपना एसेट शो किया और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से लेस कर दिया, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स का ये प्रॉफिट एंड लॉस में से वो लेस कर दिया, क्योंकि ये इन्वेंट्री अभी बिकी नहीं, ये मेरा एक्सपेंस नहीं है। क्लियर होगी? जी। एनी क्वेश्चन? अब वो बेटा आपकी ये बात क्लियर हुई है नहीं मेरा बेटा? पहले ये बताएं, क्लियर है? ओके, आपको मैं म्यूट कर रहा हूं बेटा। जी मोहिउद्दीन। सर मेरा भी थोड़ा सा इससे सेम टू सेम ही है कि वो सर ये है कि जब हम सारा साल वर्किंग करते रहते हैं पीरियोडिक में, ईयर एंड पे जब हमने उनके बैलेंसेस निकाल के उसको कॉस्ट ऑफ सेल में सर जब ट्रांसफर करना है ना जी सर, वो वर्किंग वो जो डबल एंट्री को हमने मेंटेन करना है उसमें सर, वो वर्किंग जो है ना वो सर वो समझ नहीं है सर, उसमें कंफ्यूजन है। वो देखिए मैं अभी यही एग्जांपल में डबल एंट्री समझा दूं इसी एग्जांपल में, सर इसी को ही आगे जी इसी को कंटिन्यू करते हैं। या मैंने रिमूव कर। अब देखो ये जो डबल एंट्री है ना, आपने एक होता है स्टेटमेंट के अंदर बनाना और एक होता है आपका टी अकाउंट में। हमने टी अकाउंट सीखा, मैं टी अकाउंट सिखाऊंगा। अब देखो डबल एंट्री का मतलब, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन सी है? ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस वाली, उसकी वर्किंग है। क्लियर होगी? अब मैंने परचेजेस, अब देखो यहां पर लिखा प्रॉफिट एंड लॉस में परचेजेस चलेगी, मैंने इस चीज को लिखा बेटा। इसका मतलब यस अगर सर। परचेजेस क्रेडिट हुई तो प्रॉफिट एंड लॉस में उस रेलेवेंट पोर्शन में वो चीज क्या होगी जाके? डेबिट। डेबिट हो जाएगी। इसलिए मैंने लिख लिया ये परचेजेस 210 से डेबिट। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न के अंदर क्लोजिंग बैलेंस ये को 10 से क्रेडिट हुआ और हमने लिखा ये कंप्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस में गया, तो ये अमाउंट इधर आके क्या होगी? इधर आके बेटा ये अमाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर? सर ये परचेज रिटर्न का हमारे पास ईयर एंड पे बैलेंस कौन सी नेचर का होगा, डेबिट का कि क्रेडिट का? क्रेडिट का। तो सर इसने जब इसमें शिफ्ट होना है तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? इसकी देख अभी एंट्री करता हूं, ये परचेज रिटर्न परचेजेस से उल्ट होती है। ठीक है जी सर। ये परचेज रिटर्न मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज रिटर्न किया, मैंने एंट्री क्या की? पेएबल टू परचेज रिटर्न, पेएबल टू यस परचेज रिटर्न। ईयर एंड आया 10 से ये क्लोज, 10 से ये क्लोज, कंप्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस में कहां चले गया? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्रिहेंसिव इनकम का हिस्सा है, उस हिस्से में चले गए। तो ये अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्या होगा? क्रेडिट। ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया। 10। ठीक हो गया। बात क्लियर होगी यहां तक? जी सर। अब इसी तरह अगर यहां कोई कैरिज होगा, लेट कैरिज इनवर्ड लिखता हूं, हमने कोई कैरिज पे किया तो उसकी एंट्री क्या की होगी? कैरिज इनवर्ड डेबिट टू कैश क्रेडिट 5 रुपए से, ऐसे ही है। यस सर। इसका क्लोजिंग करेंगे इधर 5 का क्लोजिंग आया, ये क्लोजिंग कहां जाना? कंप्रिहेंसिव इनकम में, कहां? कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, क्योंकि कैरिज इनवर्ड को ये क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा? कैरिज इनवर्ड। ठीक हो गया? अब इसमें दो एंट्री रह गई, एक जी सर। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री और एक क्लोजिंग स्टॉक। जी सर। क्लियर? अब मुझे ये बताएं, आप जब लेजर्स बना रहे थे, क्या लेजर्स के अंदर आपने ये चीज नहीं सीखा
तो जो एसेट्स है, एसेट्स, एसेट का जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। एग्रीड? यस सर, डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट। इसका मतलब जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में पिछले साल की शो हो रही है वो मेरी क्या है, इस साल की। इस साल की ओपनिंग है। इसका मतलब यहाँ पर जो इन्वेंट्री अकाउंट है ना, जो यहाँ पर इन्वेंट्री अकाउंट बनेगा कॉस्ट ऑफ सॉरी पीरियोडिक के अंदर इन्वेंट्री अकाउंट, ये मेरा एसेट अकाउंट है, इन्वेंट्री एसेट अकाउंट। बात समझ लग गया? ये वो एसेट अकाउंट है जो मेरा साल के एंड पे बिकी। तो इसका मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा होगा इधर। क्लियर? यस सर, ओपनिंग इधर आ रहा है। वो मैं ले लेता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर लेट 20 रुपए। अब होगा क्या, ये जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, मैंने कहा मेरे पास ओपनिंग बैलेंस इतना था, फार्दर परचेजेस इतना की, तो ये मेरे पास टोटल अवेलेबल बैलेंस आ गया जिसको मैं सेल कर सकता था। तो इसका मतलब ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये अल्टीमेटली अगर मैंने इस दफ़ा की सेल्स की है तो सेल के अंदर सबसे पहले यही बिका ना मेरा। एग्रीड? सर ये जो ओपनिंग हमने ये 20 रुपए ये लिखा हुआ है, ये हमने इसी अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग वाला लिया हुआ कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जो आना है उसको लिया? स्टार्टिंग वेरी ठीक हो इंपॉर्टेंट। गया। इसका मतलब यहां से मैं इस ओपनिंग इन्वेंट्री को लूंगा। याद होगा आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है, ऐड। तो मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा, देखो कंप्रीहेंसिव इनकम कहां जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। कितने से, 20 रुपए। इसको 20 मैंने क्रेडिट किया और ये वहां पे अमाउंट डेबिट हो जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट कर दी। ठीक है सर। कितने से, 20 से। 20 रुपए। अब ये सिर्फ अभी तक जितना मैंने काम किया, मैंने जो ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट बने थे ना, अकाउंट मतलब परचेजेस अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, कैरिज इनवर्ड अकाउंट, इन्वेंटरी, मैंने सिर्फ उसका बैलेंस इधर ट्रांसफर किया है, इससे यस ज्यादा सर। और कुछ नहीं किया। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री में जाकर फिजिकली काउंट करूंगा, जी काउंट सर। की, उसकी कॉस्टिंग की, मैंने उसकी कॉस्ट निकाली। ये फिजिकल इन्वेंट्री जो सी है बच्चे, ये फिजिकल इन्वेंट्री मेरी, उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बनती है लेट 50 रुपए। कितनी बनती है कॉस्ट, 50 रुपए। तो 50। अल्टीमेटली अगर आप इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के इस अकाउंट को पढ़ो समझो, तो इसके अंदर क्या है, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 20, फॉर दियर परचेसेस 210, कैरेज 5 रुपए, एक परचेज रिटर्न 10 रुपए। मतलब एक किस्म की ये वो अकाउंट नहीं बन रहा जिसके अंदर मैं कहूँगा मेरे पास ओपनिंग इतने थे, ड्यूरिंग देयर परचेज इतने थे, ये टोटल अवेलेबल फॉर सेल है मेरे पास। ये अगर इन सब को मैं नेट करूं तो क्या मैं ये अल्फाज कह सकता हूं कि ये वो फिगर्स है मेरे पास जो टोटल अवेलेबल इन्वेंट्री फॉर सेल थी। यस सर, कह सकते हैं। कह सकते हैं ना, लेकिन यस सर। ये टोटल अवेलेबल इन्वेंट्री फॉर सेल मैंने लिख ली। लेकिन यस सर। मुझे एक चीज बताएं, क्या मैंने अपना जो एक्सपेंस करना है, जो इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल है वो सारा एक्सपेंस करेंगे, या जो बिका है उसको सिर्फ एक्सपेंस करना है? तो तो जो बिका सिर्फ उसको एक्सपेंस यस, करेंगे। इसका मतलब जो नहीं बिका वो उसको वो हमारा एक्सपेंस, एसेट ही है। वो एसेट है। तो नहीं बिका वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, उस क्लोजिंग स्टॉक की हम एंट्री करेंगे। वो एंट्री क्या करेंगे, यहां से क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे हम, वो जो वैल्यूएशन की 50 से, ये क्रेडिट, और डेबिट क्या करेंगे, इन्वेंट्री एसेट अकाउंट, और यहाँ से इन्वेंट्री एसेट अकाउंट में आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल से मेरे पास फिगर आई, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम 50 रुपये से, ये इन्वेंट्री एसेट अकाउंट है। ठीक है। ठीक हो गया। अब इस अकाउंट को अगर मैं बैलेंसिंग करूंगा तो यहाँ से मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर आ जाएगी, वो फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी सर, ठीक है। ठीक है। और ये जो 50 रुपए है ना, ये तो इन्वेंट्री एसेट अकाउंट है। अगर इन्वेंट्री एसेट अकाउंट में 50 रुपए पड़े हैं तो मेरा क्या है, एसेट है। तो ये वाले 50 रुपए इस साल की बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो करूंगा। ये मैं क्लोजिंग बैलेंस लिख रहा हूँ, ये देखो क्लोजिंग बैलेंस 50 रुपए, ये कहाँ शो किया जाएगा, अपने फाइनेंशियल पोजीशन में। फाइनेंशियल। और अगले साल यही क्या बन जाएगा, ओपनिंग बढ़ जाएगा हमारा, ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस बन के ईयर एंड पर सबसे पहले इसको हम ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? ठीक होगा। ठीक है सर, ठीक है। दैट इज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अगर अभी भी किसी भी मेरे बेटे को, मेरे किसी छोटे भाई को, मेरी किसी बहन को या किसी बेटी को कोई प्रॉब्लम है इस सिस्टम को समझने के हवाले से, तो वो पूछ सकता है।
मैंने कोशिश की है, कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया सर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम दोबारा एक्सप्लेन कर दे, तो मैंने इसलिए पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को दोबारा एक्सप्लेन किया। जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है वो साथ साथ एंट्री होती है। जी दानियल, जी दानियल बेटा। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे, सर जो ये पीरियोडिक में सर इसमें ये वर्किंग होगी कॉस्ट ऑफ सेल और परपेचुअल में ये लेजर बनेगा यस, कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ उसका भी मैं थोड़ा सा एक बता दूंगा आपको, परपेचुअल की भी एक, वो कैसे हमारे अकाउंट्स में होंगी। आपने जितनी भी अभी तक लेजर्स बनाए ना, अभी तक आपने जितनी भी प्रैक्टिस की थी पीछे वो को प्राइम एंट्रीज के अंदर लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, आपने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज किया था हर जगह पर। ठीक हो गया? यस यस सर। हर जगह। जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है ना, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होगा, परचेजेस अकाउंट तो होना ही नहीं। अब जो यहाँ पर जो इन्वेंट्री अकाउंट है ना, ये सिंपल एक अकाउंट होगा, इन्वेंट्री अकाउंट, ये ठीक है। और एक अकाउंट बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इसके अंदर ही आएगा एज इट इज, ठीक है। लेकिन अब ये कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये जो इन्वेंट्री अकाउंट है इसी में सारा कुछ। अब परचेजेस होगी, पिछले सिस्टम में परचेजेस के लिए परचेजेस अकाउंट में लेके जाता था। अब भाई परचेजेस होगी तो परचेजेस अकाउंट में लेके नहीं जाऊंगा, मैं परचेजेस को इस इन्वेंट्री अकाउंट में डालूंगा, परचेजेस 210 के साथ, परचेज रिटर्न भी इधर 20 के साथ, कैरिज इनवर्ड हुआ, कैरिज इनवर्ड भी इधर, इसका सेपरेट अकाउंट नहीं बनाऊंगा 10 के साथ, ठीक है। अब यहाँ अब देखिए, पीरियोडिक में अगर कोई सेल होती थी, हम सेल की एंट्री करते थे कैश टू सेल या रिसीवेबल टू कैश, और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स को कोई इंपैक्ट नहीं देते थे, क्योंकि जब ईयर एंड होता था हमने जितनी भी सेल की है 1, 2, 10 यूनिट, 50 यूनिट, सबकी सेल की कॉस्ट इकट्ठी निकालते थे वो सिस्टम से। लेकिन पीरियोडिक में, परपेचुअल में क्या है, जैसे ही सेल हुई हमने फर्स्ट एंट्री तो वही की कैश टू सेल या रिसीवेबल टू सेल, लेकिन साथ ही हमने उसकी कॉस्ट जो सी है, कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर में ट्रांसफर कर दी, साथ ही कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर में फौरन ट्रांसफर कर दिया। लेट मैं कहता हूँ मेरी इन्वेंट्री 50 रुपए की सेल हुई है जिसकी कॉस्ट थी 40 रुपए। वेरी इंपॉर्टेंट, वो दो चीजें बता, एक सेल प्राइस बताएगा, एक कॉस्ट। सेल प्राइस के साथ आपने कैश टू सेल बुक करना है, और कॉस्ट प्राइस के साथ आपने इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री डालनी है, मतलब इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर लिखूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 20 रुपए, सॉरी 40 रुपए, और इन्वेंट्री भी लिखूंगा 40। ये 40 कहाँ से आया इन्वेंट्री, लेट इस तरह चलेगा। ये ड्यूरिंग द ईयर हो रही है एंट्री, ये ड्यूरिंग द ईयर हो रही है। फिर अगली सेल हुई 100 रुपए की हमने यूनिट सेल की है, लेट उसकी कॉस्ट थी 70 रुपए, कॉस्ट की बात फिर मैं करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, अगली के लिए दोबारा 70, और इन्वेंट्री यहाँ पर आ जाएगा इन्वेंट्री के साथ। ये जो मैंने 40 रुपए की बेची थी, इसमें से कुछ चीजें मेरे पास वापस आई तो मैंने पहली एंट्री की सेल्स रिटर्न डेबिट टू रिसीवेबल क्रेडिट, वो तो एंट्री वही है जो, लेकिन साथ ही जो कॉस्ट मैंने पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके गया था इन्वेंट्री से, उसको अब मैं रिवर्स करूंगा। रिवर्स क्या करूंगा, मैं कहता 20 रुपए से मुझे चीजें वापस आ गई, यहाँ पर लिख दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स ये, और उधर कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी इन्वेंट्री की वजह से करेगा 20 की। अब ईयर क्लोज हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ईयर क्लोज। अब मैं ये अकाउंट्स क्लोज करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 20, 30, 40, 50, 60, 260 इधर, 260 इधर, इसमें से 40, 70 और 90 निकाल दे तो मेरे पास आ जाएगा 100, क्लोजिंग बैलेंस 170 रुपए का, 130 170 हाँ 130, ठीक है। और इधर मैं क्या करूंगा, इधर क्लोजिंग बैलेंस निकाल लूंगा 110, 70, 40, 90 रुपए का आ जाएगा, ये चले जाएगा कंप्रीहेंसिव इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ड्यूरिंग द ईयर सारा कुछ हुआ। अब जरा इस चीज को समझिए, ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस खुद ब खुद मिल गया, ये वो क्लोजिंग बैलेंस है जो फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट का आना है, ये मतलब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री आ गया। ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स करनी है,
तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर ये डायरेक्ट इधर आएगी। क्लियर यस हो? सर। क्लियर हुई सर दोनों में? मैं जी जी। और ये जो 130 है ये बैलेंस शीट में चले जाएगा, सीधा बैलेंस शीट। यस सर। और अगले सर साल ये अब फिर ओपनिंग बन जाएगा 130। ठीक है सर। सर नेक्स्ट ईयर फिर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कोई भी नहीं होगा मतलब? नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस तो ये रेंट पर क्लोजिंग आएगा ना। नेक्स्ट ईयर तो ये 130 हमारा क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस। हम फिर परचेजेस इसमें, कैरेज इनवर्ड इसमें, ठीक है, फिर हम करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स को ट्रांसफर, फिर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा अगले साल। क्लियर? यस सर। दैट इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हाँ परपेचुअल। ये और पहले वाला क्या था? पीरियोडिक, जिसमें क्या होता था? इन्वेंट्री बुक कर ली, परचेजेस बुक किए जा रहे हैं, जब ईयर एंड हो गया फिर हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स सबकी इकट्ठी निकालते हैं। जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और 90% आपके क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम 10 से 15%। लेकिन हमने दोनों सिस्टम्स को ही सीखा, दोनों सिस्टम की प्रो कॉन्स को सीखा और इसके ऊपर बात की। अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक हमने सिर्फ सिस्टम सीखी, हमने इन्वेंट्री की कॉस्टिंग नहीं सीखी। कॉस्टिंग इसका मतलब मेथड ऑफ पीरियोडिक या परपेचुअल, कोई भी मेथड हो इन्वेंट्री सिस्टम का। मैं लेता हूं बेटा अभी क्वेश्चन आपका, इसमें जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी दोनों में, उसकी जो कॉस्ट आएगी वो FIFO या वेटेज एवरेज पर आएगी। ये कैसे लेनी है हम ये इसको भी डिस्कस करेंगे, FIFO वेटेज एवरेज, और इनसे जो भी कॉस्ट होगी इसका कंपैरिजन करेंगे NRV। इसका मतलब FIFO वेटेज एवरेज पीरियोडिक में भी है, परपेचुअल में भी है। कंपैरिजन करने NRV के साथ, पीरियोडिक में भी है, परपेचुअल। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फर्क है, लेके चलने का तरीका फर्क है। अगर उसने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम दिया और उसने परचेजेस की तो हमने परचेजेस के थ्रू हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी, और अगर उसने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम दिया और उसने परचेजेस दी तो तब आपने परपेचुअल की वजह से उसको इन्वेंट्री अकाउंट में ही डालना है। अब अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पूछे। जी महत। सर वो जो पीरियोडिक सिस्टम में जब आपने इन्वेंट्री अकाउंट बनाया है ना सर, उधर जब आपने उसको ओपनिंग इन्वेंट्री को क्रेडिट किया है दोबारा कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखकर, एक दफा बैलेंस शीट ही लिखा आपने डेबिट में, एक दफा जब दोबारा क्रेडिट किया है सर, वो क्रेडिट कैसे किया है? वो मतलब उसकी क्या लॉजिक? उसकी लॉजिक ये थी, जो मेरे पास देखें, अब मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए मैंने क्या करना था? मेरे पास जितना स्टॉक अवेलेबल था उसमें से लेस करना था जो बच गया। एग्रीड? ऐसे ही था। अगर मैंने ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट बनाया है, उस पर आओ, ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट, अगर इसमें मैं ओपनिंग इन्वेंट्री ना लिखूं तो क्या ये मेरे पास टोटल अवेलेबल प्रोडक्ट फॉर सेल दे सकता है? महाद बेटा सर समझ नहीं आई आपने क्या? मेरा मतलब ये है, देखो मेरे पास 5 कैलकुलेटर पड़े हैं ओपनिंग स्टॉक में, पिछले साल के बचे हुए 5 कैलकुलेटर पड़े हैं, ठीक है। इस साल मैंने 10 कैलकुलेटर और परचेज किए, 10 कैलकुलेटर और परचेज किए। टोटल मेरे पास कैलकुलेटर कितने हुए इस साल है, मतलब टोटल अवेलेबल फॉर सेल 10 है 15। या 15 है? 15। 10 क्यों नहीं कहा हमने? क्योंकि आपने कहा ओपनिंग भी तो पड़े थे, उसको इंक्लूड करके टोटल अवेलेबल फॉर सेल आना था ना। यही आंसर है आपका बेटा। सही। हाँ जी। अगर मैंने कहा 3 उसमें से बिक गए, 3 रह गए मेरे पास, इसका मतलब क्या? आप कहोगे बिके कितने? 12। एग्रीड? जी। तो अगर मैंने टोटल अवेलेबल फॉर सेल प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए जरूरी है जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो भी मैं काउंट करूं उसमें। एग्रीड? अच्छा। तो इसलिए जो ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी थी मैंने उसको क्रेडिट करके इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, ताकि मैं कहूं मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, ये टोटल इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल थी। क्लियर होगी? ठीक। क्वेश्चन क्लियर है महत मेरा बेटा? जी जी। हाँ जी। हाँ जी। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमने रट्टा नहीं लगाना इंशाल्लाह चीजों को।
जी राना अजीम। जी मैंने ये पूछना था इलस्ट्रेशन 10 में रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, ये असल में कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू है, ये कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री इधर डेबिट की। 20,000 बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बनाया था उसमें 20,000 लिखा था ना दूसरी साइड पर मैंने। जी सर जी सर जी सर। वही और इलस्ट्रेशन 9 में 10,000 हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है, 30,000 हमने परचेज की, टोटल हमारे पास होगी 40,000। तो उन्होंने बताया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000 है, तो इसका मतलब कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ नहीं सेल है वो 28,000 नहीं 28,000 हो। इधर इधर थोड़ा सा ना मैं आपको कहूंगा, क्योंकि ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। कल मैं जब समझा रहा था ना मैं आपको, मैंने तब भी ये बात लिखी थी। परपेचुअल में क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं बताते, वो हमें बताते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स इतनी ट्रांसफर हुई है। क्लोजिंग तो हम खुद निकालते हैं ना। इलस्ट्रेशन में उन्होंने बताया हुआ ना क्लोजिंग इन्वेंट्री वो एट द एंड ईयर। वो उन्होंने बता दिया है, कैलकुलेट कर दिया, लेकिन आपने एक चीज और नोट नहीं की उस क्वेश्चन के अंदर। मैं उधर ही जा रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने बैलेंसिंग ही लिखा है। बात समझ लगी? जी मतलब सर ये फिगर डाली, ये फिगर ये, और इसको बैलेंसिंग ही शो किया है। इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर है, उसने कैलकुलेट करके दे दी थी आपको। ठीक हो गया। बात की कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं हिलना हमने, कॉन्सेप्ट यही है। जी जी सर जी थैंक यू। वेलकम जी दानियल। अच्छा सर, एक ना ये जनरल एंट्री में 4.6 में लिखा हुआ है एंट्री राइट ऑफ इन्वेंट्री टू इन्वेंट्री, ये समझा दें 4.6 में जी। ओ ये वो नॉर्मल लॉस है, इसको अभी नहीं करना था बेटा। ये तो मैंने पहले कहा था, ये अभी छोड़ना है आपने। अच्छा ठीक 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 है हो? सर। अभी ये मैंने इसको बेटा इसके ऊपर डिस्कशन करनी है आपके साथ। जी दानियाल। ठीक है जी दानियाल। सर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं या वो मेंशन करेगा वो ये करना है हमने आपको? दोनों मेथड सीखने हैं। वो कभी मेंशन करता है पीरियोडिक से भी करो, वेटेज एवरेज से भी करो। कभी वो कहता है पीरियोडिक करो और फाइफो करो। मतलब पीरियोडिक के अंदर भी दो ऑप्शन देगा, पीरियोडिक वेटेज एवरेज, पीरियोडिक फाइफो। ठीक है, वो किसी तरह आप इंशाल्लाह आगे जाकर प्रैक्टिस करेंगे, इसके ऊपर आपका हाथ सीधा हो जाएगा। क्लियर? यस सर यस सर। ओके जी उमैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर मैंने ये कहना था कि एक ना आप क्वेश्चन करवा दें जिसमें हम दोनों मेथड्स को वो कंपेयर कर लें ताकि हमारे जो कंसेप्ट रहते हैं वो क्लियर हो जाए। वो करना बेटा। मैंने हर क्वेश्चन करवाना। असल में क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ चीजें हैं जिसकी डिस्कशन जरूरी है, उसके अलावा क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे ना हमारा क्वेश्चन दरमियान में से फंस जाएगा। बात समझ लगी? तो जी जी सर वो कल कर रहे थे ना क्वेश्चन, तो वो इलस्ट्रेशन में जो परचेजेस अकाउंट में उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स को जो क्रेडिट किया था वहां पे आके थोड़ा सा इस तरह की चीजों में आप थोड़ा सा फंसी जा रहे हैं, इस हाँ। वजह कंफ्यूजन नहीं क्लियर हो रही ज्यादा। ये वाला, ये आपने स्टार्टिंग से लेक्चर लिया मेरा, ये वाला। आज मैंने बताया नहीं जी सर। इसको कंप्रीहेंसिव इनकम लिख के जी फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। नहीं सर, थोड़ा ना मिक्सअप फिर भी हो जा रहा है। मैंने लेक्चर तो कल वाला भी लिया, आज वाला भी मिक्सअप क्या हो रहा है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। कि सर ये मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि परचेजेस अकाउंट में जो हम एंट्री कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट किया हमने, मैंने ये कार्ड दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कार्ड दिया बच्चे, ये ले। अब बताएं कहाँ जा लेके जा तो रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम किस सेंस में परचेजेस अकाउंट में ये हम एंट्री कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट कर। मैं कह रहा कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आनी, कार्ड दिया मैंने, कार्ड दिया। अब मुझे बताएं क्या आना चाहिए, आपने क्या सीखा है अभी तक, मैं वो पूछ रहा हूँ। सर परचेजेस अकाउंट में तो जो एंट्री होती है परचेजेस को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, और उसका जब क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है? वो सर मैं वो पूछ आपको तो मिक्स हो देखे गया। इसका, ये इसका प्रॉब्लम नहीं है, इसको छोड़ दें इन्वेंट्री में। मैं आपसे जी पूछ रहा हूँ, सर। आपने पीछे से, या तो आपके पीछे से कॉन्सेप्ट वीक है। मैंने कहा परचेजेस की, परचेजेस टू कैश 10 रुपए, परचेजेस टू कैश 20 रुपए, परचेजेस टू कैश 40 रुपए। ये एंट्री की है, सीखी है जी आपने? सर। ये आया जी 80, सर। ये आया 80, ये 80 रुपए किधर जी जाएंगे? इसकी एंट्री बताओ मुझे। सर ये इधर हमारे पास उसमें आएंगे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में। इसके आगे क्या लिखते हो? कैरी डाउन लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हो, इनकम स्टेटमेंट लिखते हो, क्या करते हो बेटा? मैं वो पूछ रहा हूँ। अब देखें ना, नहीं सर मिक्स है।
मैं इसका इस क्वेश्चन के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो इस क्वेश्चन के ऊपर आ ही नहीं रहा। अभी तो मैंने कहा आप इस क्वेश्चन के ऊपर ना आए। अब देखिए आप, ये वो बात है जो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हुए या लेजर्स बनाते हुए आपने सीखी है, जी सर। ठीक है ना। अब देखो अगर उस लेजर्स की आपकी वीकनेस, मैं पीछे से लेजर्स रिवाइज नहीं करवा सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैंने जी इन्वेंटरी कंप्लीट करनी है। जो भी हमारा परचेजेस है इसका जो बैलेंस हो जाता है कंप्रीहेंसिव इनकम में या जी प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो एसेट है जी सर मैं वो कैरीड ऑन या कैरी फॉरवर्ड जाता है। बात क्लियर होगी। जी मैंने जी कहा जो कंप्रीहेंसिव इनकम होती है ना, कंप्रीहेंसिव इनकम, जी कंप्रीहेंसिव इनकम का फॉर्मेट सेल्स, ये कंप्रीहेंसिव इनकम का फॉर्मेट बनाना लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ये कंप्रीहेंसिव इनकम जी का फॉर्मेट है। वो जो जी सर। परचेजेस है ना, वो परचेजेस जो मैंने नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख रहा है, वो असल में प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस के किस हिस्से में जा रही है? प्रॉफिट एंड लॉस के इस हिस्से में जा रही है। बात समझ लगी? ओके सर, ओके ओके ओके, ये ठीक प्रॉफिट एंड लॉस के कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रही है। जो पीरियोडिक ठीक। इन्वेंटरी सिस्टम है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, जी सॉरी, जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, उसमें वो इन्वेंटरी उधर से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, वो ये वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर है। जैसे परचेज लेजर, सेल्स लेजर, रिसीवेबल लेजर, जी ये उसका लेजर है, परपेचुअल है। जबकि पीरियोडिक में वो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस का कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब बात क्लियर हुई? जी सर, अब मैंने ठीक। इसलिए तो मैंने कहा बेटा, मैं समझे इधर कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही है, किस हेड में? जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स है उधर जा रही है, ठीक है। बात क्लियर? और इसको भी देखिए, ठीक है सर। ये मैं लिखा प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, लेकिन कौन सी वाली हेड क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। पोस्ट, ठीक। ओके सर, शुक्रिया। किसी बच्चे का और क्वेश्चन? ओके, उम्मीद है कि कोशिश तो मैंने ये की है हर बच्चे की क्यूरी को क्लियर करूं। अब आपने एंट्रीज मैंने होमवर्क में दी थी, आपने वो एंट्रीज सारी क्लियर कर दी। अब एक कॉन्सेप्ट सिर्फ हमने डिस्कस और करना है, उसके बाद हमने एनआरवी वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम लेक्चर को क्लोज करके कल से फाइफो वेटेज एवरेज के क्वेश्चन करेंगे। फाइफो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वेटेज एवरेज किस तरह कैलकुलेट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो लास्ट रह गया वो है लॉसेस का। अब सब बच्चों ने पहले जो भी पढ़ा है ना, जरा नींद में जरा एक दफा ध्यान से उठ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लॉस। दो तरह के लॉस होते हैं, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस मेरा बेटा होता है जो एक नॉर्मल रूटीन आइटम में लॉस होना ही होना है। मतलब उस वर्क की नेचर ही ऐसी है, उसने लॉस होना ही होना है। इसके एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा काम पेट्रोल का है, गर्मी का सीजन है, ठीक है। पता है गर्मी की ओपन पड़ा हुआ है, उसको कवर अप नहीं है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप ये भी कह सकते हैं सर उस पेट्रोल को कवर कर ले तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, आपको क्या वो लीकेज वगैरह नहीं हुई। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे पास ओपन पड़ा है। अब गर्मी की वजह से ये लाजिम बात है, वो पेट्रोल ने क्या ना वेपोरेट, पेट्रोल ने क्या ना वेपोरेट। इसका मतलब लेट मेरे पास 100 लीटर पेट्रोल पड़ा है, 100 लीटर्स, 100 लीटर्स पेट्रोल पड़ा है। मैंने बाहर ओपन रखा हुआ है क्योंकि मेरी मजबूरी है ओपन रखना, मेरे जो प्रोसेस है उसका एक पार्ट है। लेकिन वो गर्मी की वजह से वेपोरेट हो रहा है, और मुझे पता है अप्रोक्सीमेटली 5% या 10% वेपोरेट होता ही होता है। तो इसका मतलब क्या, वो 100 लीटर जो मैंने सुबह रखा, जब मैंने शाम को देखा वो मेरा रह गया 90 लीटर, क्योंकि 10% वेपोरेट हो गया गर्मी की वजह से। तो ये जो 90% लीटर रह गया 100 से 90 लीटर पर आया, 10 लीटर का जो नुकसान हुआ, ये मेरा एक नॉर्मल लॉस है, क्योंकि ये लॉस मेरा क्या है बेटा, नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है ना। अब नॉर्मल लॉस क्या है? अब नॉर्मल लॉस ये पेट्रोल पड़ा था,
उसमें से 15 लीटर गिर गया, वो टांग लगी, बोतल नीचे गिरी, सारा गिर गया, 15 लीटर पाँव लग गया। ये जो 15 लीटर का अब नुकसान हुआ है, 15 लीटर का जो गिरने से हुआ है, दैट इज अब नॉर्मल लॉस, दैट इज अब नॉर्मल लॉस। जो हमारा नॉर्मल लॉस होता है वो नॉर्मल लॉस बेटा हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा बनता है। नंबर 1, नॉर्मल लॉस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा बनता है। इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स या इन्वेंट्री कॉस्ट का हिस्सा बनता है। अगर ज़्यादा क्लियर उसको लिखूँ, ज़्यादा इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट कहाँ से पता चलती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स से इन्वेंट्री कॉस्ट का हिस्सा बनता है। और जो हमारा अब नॉर्मल लॉस है वो इन्वेंट्री काउंट का हिस्सा नहीं बनता, वो हमारा पीरियड कॉस्ट है, पीरियड एक्सपेंस है। पीरियड एक्सपेंस से मुराद वो प्रॉफिट एंड लॉस में इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले पार्ट में नहीं होगा, जो जहां पर एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस वो एक हेडिंग पड़ी थी, वहां पर एक्सपेंस होगा। इसका मतलब नॉर्मल लॉस अगर हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स या इन्वेंट्री का हिस्सा बनता है तो नॉर्मल लॉस से हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ेगी, और अब नॉर्मल लॉस से हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन वो नुकसान होगा। अब नॉर्मल लॉस की आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास जेब में 100 रुपया था, वो 100 रुपया गिर गया, मेरा लॉस हो गया। इसकी एंट्री क्या करूंगा? एसेट क्रेडिट कर दिया, एसेट कम कर दिया। वो एसेट कौन सा कम हुआ? कैश का एसेट था, कैश क्रेडिट कर दिया। और डेबिट क्या कर दिया? मैंने कहा नॉर्मल लॉस हो गया, मेरे पैसे गिर गए। इसी तरह मेरे पास एक चेयर पड़ी हुई थी, मेरा एसेट था चेयर, चेयर टूट गई या उसको आग लग के वो सड़ गई, आग लग के वो सड़ गई, वो बेकार होगी, मतलब मेरा नुकसान हो गया। अब वो चेयर मेरी नहीं रही, खत्म होगी। वो चेयर को मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो एसेट नहीं रहा, और डेबिट क्या कर दिया? नॉर्मल लॉस। मुझे एक नॉर्मल लॉस हो गया। ये नॉर्मल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस हो गया, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स को कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसी तरह अगर मेरी इन्वेंट्री सड़ गई, अगर मेरी इन्वेंट्री सड़ गई, अब नॉर्मल लॉस हो गया, इन्वेंट्री खराब होगी। अब इसमें खराब से मेरा चोरी होगी, तो इसमें जो मेरा बेटा अब नॉर्मल लॉस है, अब वो इन्वेंट्री, मेरी इन्वेंट्री नहीं लिखी, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा? अपनी इन्वेंट्री को कम कर दूंगा और अब नॉर्मल लॉस बुक कर दूंगा। मैं क्या करूंगा अपनी? अब इसमें दो चीजें हैं, एक अगर पीरियोडिक है फिर क्या एंट्री करनी है, और अगर परपेचुअल है फिर क्या एंट्री होगी। अगर तो पीरियोडिक है तो जितनी भी मैं अपनी परचेज करता हूँ इन्वेंट्री, वो किसके अंदर होती है बेटा? वो इन्वेंट्री मेरी परचेजेस अकाउंट में होती है। इसका मतलब अब मेरी परचेजेस अकाउंट के अंदर मेरा एसेट पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा? मेरी परचेजेस कम होगी, मेरा एसेट ज़ाया हो गया, एसेट का नुकसान हो गया, एसेट कम कर दो। क्यों एसेट कम? परचेजेस जो है वो मैं क्रेडिट कर दूंगा और डेबिट क्या कर दूंगा? अब नॉर्मल लॉस। इसका मतलब क्या हुआ? पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में अगर कोई अब नॉर्मल लॉस होगा, लेट मेरी टोटल परचेजेस थी, अब इसकी एग्जांपल, टोटल परचेजेस थी मेरी 1000 रुपए की, और मेरा लॉस हो गया नॉर्मल 20 रुपए का। अब नॉर्मल लॉस, तो मैं कहूंगा मेरी जो नेट परचेजेस है वो 1000 की नहीं है, कितने की? 980 से है। मतलब मैंने उसको जब परचेजेस को क्रेडिट किया तो मेरी परचेजेस कम होगी, और अब नॉर्मल लॉस का एक अकाउंट बन गया। वो अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बन जाएगा। अगर इसका मैं अकाउंट बनाऊं बेटा, ये अकाउंट भी देखिए मैं इधर बना रहा हूं, परचेजेस अकाउंट, जिसमें लेट ड्यूरिंग द ईयर आ रही है 1000 रुपया सेल, और यहां पर आ गया अब नॉर्मल लॉस। एंट्री क्या करूंगा? परचेजेस क्रेडिट, अब नॉर्मल लॉस डेबिट। इस तरह ये मेरी परचेजेस रहेगी 980 की। ये 980 कहाँ जाएंगे बेटा? 980 अगर तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, ये 980 कहाँ जाने हैं मेरे? प्रॉफिट एंड लॉस में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चले जाएगा 980।
और ये जो 20 बचा है ये 20 मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले पार्ट में नहीं जाएगा बच्चे, ये मेरा जाएगा कहाँ पर, नीचे एक्सपेंसेस के अंदर, अदर एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। ये हो गया अब नॉर्मल लॉस का चीज। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, ये तो सर पीरियोडिक का था, ठीक हो गया, हमने परचेजेस सीख ली, परपेचुअल में क्या करेंगे? परपेचुअल में तो हमारी परचेजेस अकाउंट है ही नहीं, तो अल्टीमेटली हमने सीखा है अगर परचेजेस अकाउंट नहीं है तो हम किसको इम्पैक्ट देते हैं? इन्वेंट्री अकाउंट को। मतलब अब नॉर्मल लॉस उसी तरह रहेगा, डेबिट टू इन्वेंट्री आ जाएगा क्रेडिट, किस सूरत में? जब परपेचुअल पर होगी। तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस की दो एंट्री एक ही किस्म की, पीरियोडिक है तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, अब नॉर्मल लॉस डेबिट, मतलब अब नॉर्मल लॉस टू परचेजेस। परपेचुअल है अब नॉर्मल लॉस डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट। वो नॉर्मल लॉस जो होगा जब हम उसके अकाउंट को क्लोज करेंगे, ये वाला अकाउंट जिसको मैं ये कर रहा हूँ हाईलाइट, इसके अकाउंट में जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पर जो 20 का बैलेंस आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन अदर एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले पोर्शन में नहीं जाएगा। ये बात क्लियर हुई? सबकी क्लियर है? गुड हो गया। अब चलते हैं हम नॉर्मल लॉस की तरफ। जी बेटा। सर अदर एक्सपेंसेस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस? नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट में से, बिल्कुल, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आता है फिर उसके बाद लेस होगा, ठीक है? थैंक यू। अब आ गया नॉर्मल लॉस। जो नॉर्मल लॉस है, मैंने कहा नॉर्मल लॉस क्या होता है? हमारा प्रोसेस का पार्ट होता है। इसका जो एक्सपेंस या इसकी जो कॉस्ट है कि बेटा, उस कॉस्ट को हमने क्या करनी है? अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ा देनी है, अपनी कॉस्ट को इंक्रीज करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तो हुआ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, तो फिर इसकी एंट्री क्या होगी? नॉर्मल लॉस को हम करेंगे डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट। अब इसका मैं थोड़ा सा बनाता हूं अकाउंट, आपको समझ लग जाएगी बेटा। ये मैं बना रहा हूं इन्वेंट्री अकाउंट, ये किस्म का, ये आ गया नॉर्मल लॉस। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, मतलब इधर मैं लिखूंगा नॉर्मल लॉस और इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट लेट 10 रुपए से, और डेबिट क्या करना है मैंने? नॉर्मल लॉस को डेबिट की इन्वेंट्री की वजह से। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, सर ये जो नॉर्मल लॉस का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा ये भी जाना प्रॉफिट एंड लॉस में ही है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाएगा? क्योंकि मैंने कहा ये नॉर्मल लॉस ने कॉस्ट ऑफ सेल्स को बनाना है, बेटा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में चले जाएगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की हमारी फिगर होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट होगा, यहाँ से ये क्रेडिट करके ये बैलेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा। मतलब इसमें 3 अकाउंट भी हम वेरी कर सकते हैं, 3 अकाउंट्स में। पहली हम एंट्री करें नॉर्मल लॉस डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट, फिर अगली एंट्री करें नॉर्मल लॉस क्रेडिट करके हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर दे। मतलब हमारी जो नॉर्मल लॉस की एंट्री है वो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले गए। मतलब ये 2 अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, नहीं तो हम एक अकाउंट भी बना सकते हैं। मतलब ये 2 सेपरेट बनाने के बजाय हम ये भी एंट्री कर सकते हैं इन्वेंट्री अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। हम यहाँ लिखें कॉस्ट ऑफ सेल्स और ब्रैकेट में लिखें नॉर्मल लॉस 10 रुपए का, और उसको हम ले जाए डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ही 10 रुपए, और यहाँ लिख दे इन्वेंट्री, किस लिए है? नॉर्मल लॉस। मतलब हम ये भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इस एंट्री में आपको कंफ्यूजन होगी, तो बेहतर क्या है? नॉर्मल लॉस डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट। पहले नॉर्मल लॉस डेबिट करें, इन्वेंट्री क्रेडिट करें, फिर क्या करें? नॉर्मल लॉस क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करके, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाए। नॉर्मल लॉस में कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाना है।
वेरी क्लियर थिंग। अब नॉर्मल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में सेपरेट एक्सपेंस होगा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, इसलिए कोई भी अब नॉर्मल लॉस अगर होता है तो अब नॉर्मल लॉस का अगर तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है, अब नॉर्मल लॉस डेबिट टू परचेजेस क्रेडिट, और अब नॉर्मल लॉस चलेगा नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस में। लेकिन अगर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है तो अब नॉर्मल लॉस डेबिट टू इन्वेंटरी क्रेडिट, ये हो गया अब नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस क्या है? नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा बनना है। अगर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का बच्चे हिस्सा बनना है तो उसकी इन्वेंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट टू नॉर्मल लॉस, मतलब नॉर्मल लॉस डेबिट होगा, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, फिर नॉर्मल लॉस की फिगर जो है कि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर देंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे नहीं जाएगी क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाना है। यहां तक बात क्लियर हुई? गुड हो गया। अब बात करेंगे हम जी दानियल, जी बेटा दानियल बेटा बोले बेटा। सर आपने जो ये नॉर्मल लॉस का भी परपेचुअल का बताया है, तो पीरियोडिक में इसमें क्या होगा, वो तो कहाँ जाएगा? अभी मैंने समझा दिया पीरियोडिक का, अभी तो मैं मैंने परपेचुअल कहा में आ रहा, शायद पीरियोडिक में तो आना ही आ रहा है। सर, वेट मैंने की कहा शायद आपने टॉपिक कंक्लूड कर दी। नहीं किया कंक्लूड, मैंने अभी नहीं किया बच्चे। पीरियोडिक थैंक यू का सर। तो ट्रिकी है सबसे, इसलिए तो मैं रुका हुआ हूँ। सर ये नॉर्मल लॉस सर टू नॉर्मल लॉस टू इन्वेंटरी की एंट्री होगी इन्वेंटरी अकाउंट की सर, तो उसके बाद क्या है सर, कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर करने के लिए कौन सी एंट्री बताई आपने? अच्छा अच्छा, मतलब पहली कर दी हमने नॉर्मल लॉस टू कॉस्ट उसकी इन्वेंट्री की, ऐसे ही जी है। अगली कर जी लेंगे बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू जी इन्वेंट्री नॉर्मल लॉस क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल सेल डेबिट है। हाँ टू हाँ, नॉर्मल लॉस क्रेडिट। ठीक खत्म हो गया? ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके ओके मेरे बच्चे। अब भाई बात पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। अब यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। अगर तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम होगा और उसमें नॉर्मल लॉस होगा तो नो एंट्री विल बी पास, कुछ करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल लॉस है तो हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने एक काम करना है। वो क्या? जो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री लेते हैं, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री सिर्फ वही लेनी है जो हमारी ओरिजिनल है, जो पड़ी हुई है उसकी हमने उसकी वैल्यूएशन करके ले रहे हैं, करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री लेनी। मतलब नॉर्मल लॉस को हमने कुछ भी नहीं करना बच्चे। अब क्वेश्चन आ रहा है सर नॉर्मल लॉस को अगर कुछ नहीं करना तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कैसे होगा? मुझे ये तो समझा दे सर, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये कैसे ऐड होगा? तो बेटा इसका मैं आपको आंसर अभी समझाता हूँ। आप देखेंगे खुद ब खुद अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हो जाती है जब नॉर्मल लॉस हो। सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री करेक्ट लिखनी है, जो हमने जिस तरह हम करते हैं उसी तरह करेंगे। सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते हुए ख्याल करना है, उसको करेक्ट करके लिखेंगे, हमारा नॉर्मल लॉस खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। लेट अब नॉर्मल लॉस में नॉर्मली एनआरवी लॉस भी होता है और इसके अलावा कोई और, मतलब जो एनआरवी लॉस है ना हमारा मेरा बेटा, एनआरवी लॉस वो भी नॉर्मल लॉस होता है। जो हमने कहा ना लोअर ऑफ एनआरवी हो या इन्वेंट्री टू बी राइट ऑफ की अमाउंट रहती है वो नॉर्मल लॉस होता है हमारा। और इसके अलावा कोई प्रोसेस के अंदर भी आ सकता है 5% नॉर्मल, 10% नॉर्मल होना। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री है लेट 10 रुपीज, मेरा बेटा परचेजेस है 100 रुपए का, लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री है 30 रुपए, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने की आई? 80 रुपए। क्लियर होगी? वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा देखिए, ये एक नॉर्मल है कॉस्ट ऑफ सेल्स के हवाले से। अब मैं इसको करता हूं आगे अपने नॉर्मल लॉस की तरफ। मैं कहता हूं मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो असल में 30 रुपए नहीं है,
वो 20 रुपए है, मतलब उसकी कॉस्ट है मेरी 30 रुपए। अब उससे नेक्स्ट, ये नेक्स्ट स्टेप है बेटा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं उसमें एडिशनल डाटा, और इसकी एनआरवी है 20 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनआरवी अगर 20 है तो मेरा लॉस से किस्म एनआई या इन्वेंट्री रिटर्न डाउन कितने से हो रही है बेटा, 10 रुपए से। कितने से, ₹10 से। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरी ये एनआरवी या नॉर्मल लॉस ना होता, एनआरवी या नॉर्मल लॉस ना होता, कॉस्ट पर आता तो मेरी 80 आ रही थी, लेकिन क्योंकि इसमें एनआरवी आ गया, नॉर्मल लॉस 10 रुपए आ रहा है, तो मैंने क्या किया, डू नथिंग, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को, क्लोजिंग इन्वेंट्री को सही लिखना है, लॉस खुद ब खुद इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। मतलब अब मैं लिखता हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री 10 रुपए की, परचेजेस आ गया 100 रुपए की, और लिखूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की, 20 रुपए की एनआरवी। तो मेरी अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 90। मतलब जो 10 रुपए का, ये वाला 10 रुपए का नॉर्मल लॉस था, ये नॉर्मल लॉस ने क्या करना था, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ाना था ना, तो क्या इसने ऑटोमेटिकली ये मेरी बेटा 80 से 90 नहीं होगी, 10 रुपए खुद ही इंक्रीज नहीं हो गया। इसलिए जो नॉर्मल लॉस होगा पीरियोडिक के अंदर उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, हमने सिर्फ क्या करना है, अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो करेक्ट आनी है, वो 30 की बजाय क्या है 20, उस पर बुक करेंगे, बैलेंसिंग होने की वजह से वो खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर यही, फॉर एग्जाम्पल, अगर यही होता मेरा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, तो ये जो 10 रुपये था ना, ये 10 रुपये मेरा बेटा, इस 10 की मैं एंट्री करता, इस 10 की एंट्री क्या करता, मैं नॉर्मल लॉस डेबिट करके इन्वेंट्री क्रेडिट करता, फिर नॉर्मल लॉस क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करता। परपेचुअल में मैंने इस 10 रुपये की एंट्री करनी थी, लेकिन पीरियोडिक में मैंने एंट्री नहीं की, क्योंकि ये देखिए मैंने आपको साबित भी किया, वो जो 10 था वो ऑटोमेटिकली आ गया, उसमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मेरा बेटा बताए, नॉर्मल लॉस क्लियर हो रहा है पीरियोडिक के लिए, कोई क्वेश्चन किसी मेरे बेटे का? जी हमजा। सर अभी तो आपने कहा था कि कॉस्ट ऑफ सेल टू नॉर्मल लॉस की एंट्री करनी है सर, इसमें इसके अंदर मैंने कहा था अभी सर पीरियोडिक में, सर जब हम उसमें एंट्री, पीरियोडिक में मैंने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स में एंट्री करनी है, दोबारा सोच लें। नहीं सर नॉर्मल लॉस सर कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा ना उसमें, पीरियोडिक में, पीरियोडिक में नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाना चाहिए, एग्री जी। अगर नॉर्मल लॉस ना होता मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आनी थी, ये देखिए अगर ना, अच्छा 80 की, ठीक है, नॉर्मल लॉस हुआ तो मेरी कितनी की आई, 90 की। 90। तो मैंने क्या कहा, पीरियोडिक के अंदर कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री सही लिखनी है, नॉर्मल लॉस खुद ब खुद इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। यही बात की मैंने आपके साथ। जबकि अगर परपेचुअल होता फिर एंट्री करनी थी जो हमने सीखी है। अच्छा ठीक हो, ठीक। परपेचुअल होता तो फिर हमने एंट्री करके लेके जाना था जो सीखी है, लेकिन पीरियोडिक है सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री सही करके लिखनी है, ऑटोमेटिकली देखो 10 इनकॉर्पोरेट हो गया। क्लियर हो गया? ठीक। जी मोहम्मद हमजा। नहीं सर पहले सर जब मैंने आपसे पूछा है सर, तब तो आपने कहा था कि उसमें एंट्री होनी है सर कॉस्ट ऑफ सेल टू नॉर्मल लॉस। बेटा आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स ना, वो आपने परपेचुअल बता रहा था, मैंने तो ये समझाना ही अब शुरू किया है पीरियोडिक बेटा, पहले तो मैं परपेचुअल समझा। क्या हो गया? अच्छा सही सर, वो सही है सर, वो कंफ्यूज। अच्छा ठीक है सर, मेहरबानी, परपेचुअल पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में फर्क है, काइंडली इस चीज को देखे। मैं परपेचुअल समझा रहा हूँ या पीरियोडिक समझा रहा हूँ मेरे बच्चे। परपेचुअल में एंट्री होनी है, परपेचुअल में एंट्री होनी है। वो क्या एंट्री होनी है, नॉर्मल लॉस टू इन्वेंट्री, फिर नॉर्मल लॉस क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, परपेचुअल। पीरियोडिक है तो नहीं होना, और ये मैंने उसकी एग्जांपल दिया। ठीक है सर से वो सर उधर मैं गलती से, शुक्र है, थैंक यू जी अरबाज। जी अरबाज बेटा। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे। ये रिक्वेस्ट करनी थी आज के लेक्चर वाली कि आज के लेक्चर भी अपलोड करवा दीजिएगा, क्योंकि हमारी 10 मिनट जब रह गए थे क्लास में तब ओपन हुई है। मैं करवा देता हूँ बेटा, करवा देता हूँ।
वो फीस का इशू से इसलिए। ओके जी मयूद्दीन। सर ये मैंने यही कहना था कि ये जो आपने अभी पीरियोडिक का हमें समझाया सर, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं। जैसे सर आपने फ्यूल की एग्जांपल दी कि हमारा एक नॉर्मल लॉस होता है कि फ्यूल जो है वो एवेपोरेट होता रहता है, तो जी सर हम उसको उसी को अगर लेके कंटिन्यू करेंगे तो सर ईयर एंड पे एक मिसाल है, ओपनिंग हमारे पास 5 लीटर फ्यूल था और ठीक हमने है, देखो पूरा ईयर जो था वो 10 लीटर अच्छा लिया। ओके ओके, मैं आपकी एग्जांपल आप बताऊं, मैं उसी को करता हूं इनकॉर्पोरेट। ठीक है, जी ओपनिंग 5 लीटर था, उसकी प्राइस क्या थी? सर इसकी 500 कर लें, 100 रुपीज पर लीटर हमें लिया। लेट मैं कर दूं 500 रुपीज। जी सर। ओके, उसके बाद परचेजेस किया हमने 10 लीटर, इसकी जी प्राइस सर। बताएं। सर ये 1000 का हो गया। नहीं इसका सेम ना करो, थोड़ा सा फर्क डालो, 110 सर रुपए साढ़े लगा लो, चलें 1100। साढ़े 1100 हो गए। ठीक है, सर जब हमने क्लोजिंग सर उधर जाके काउंट करना है तो क्लोजिंग में हम देखेंगे कि सर हमारे पास सिर्फ 3 लीटर फ्यूल पीछे बचा हुआ है। देखो मैंने कहा 3 लीटर फ्यूल मेरे पास पीछे बचा हुआ है। बचा हुआ। क्लियर हो गया? अब इसमें लेट अज्यूम जी करते हैं, सर। अज्यूम करते हैं। देखो मैं कहता हूं मेरे पास 3 लीटर फ्यूल बचा है, 2 लीटर मेरा नॉर्मल लॉस हुआ है। लेट अज्यूम करते हैं 10 लीटर मैंने बेचा है, जी जी ऐसे ही है। जी जी मैं जी कहता हूं जी मेरी FIFO इन्वेंट्री सिस्टम है। क्या सिस्टम है? जी FIFO इन्वेंट्री सिस्टम। इसका मतलब ये जी है, इसका मतलब ये है बेटा, ये जो 10 लीटर बिका है इसमें से ये 5 लीटर भी बिक गया और इसमें से भी 5 लीटर बिक गया। एग्रीड? यस सर। यस सर। अब ये मैं जो अब वर्किंग करने जा रहा हूँ, ये जो मैंने पहले सीक्वेंस समझाया, ये उसने ये देसी वर्किंग समझाने के लिए कर रहा हूँ। देसी वर्किंग जिसको कहते हैं, ये अकाउंट्स के। यस सर। यस इसका सर। मतलब असल में बाकी बच्चों को बताना जरूरी होता है, वो कहते हैं सर अब आपने इस तरह बता दिया। जी सर। अल्टीमेटली अगर मैं इस 10 लीटर की लेट अज्यूम करूँ, कॉस्ट निकालू 10 लीटर की कॉस्ट। ठीक है, मैं कह सकता हूँ 500 पहले में से गया है और 550 दूसरे में से। जी सर। निकाल सकता हूँ ना इसको, 1050 जी से। सर। ठीक है, जी सर। अगर और ये जो 2 यूनिट का मेरा नॉर्मल लॉस है, ये 2 जी यूनिट मेरे नॉर्मल लॉस इसमें से है। इसका मतलब जो ठीक है सर। नॉर्मल लॉस है वो मेरा कितने से हुआ है? 220 रुपये। 220 से। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने से आ गई? 0, 7, 2 और 1, 1270। एग्रीड? यस सर। मैंने कहा ना नॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा बनाना है। एग्रीड? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो खूबसूरती, मैंने देखा मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है? 3 यूनिट। 3 लीटर सर। FIFO मेथड है, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 110। क्या आएगा वैल्यू? 330। 30 मैंने रुपये। मैंने लिखा यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 330 30। आपके कहने के मुताबिक। ठीक है, वो ये जो वर्किंग की है ये ताकि आपको रिकंसाइल करवा सको, इसलिए देसी वर्किंग की। अब यस इसके सर। जरा इसकी निकालो, क्या निकला क्लोजिंग, क्या आया सर कॉस्ट ये ऑफ से? मैं एक सेकंड निकाल देता हूँ सर। ये आ गया हमारा सर 1270 ही आया। जादू नहीं हो गया? यस सर। इसलिए कहते हैं पीरियोडिक में एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती, हमने सिर्फ नहीं क्लोजिंग पड़ता। सही करके लिखना इंशाल्लाह। हाँ अगर होता है ये परपेचुअल, फिर बच्चा एंट्री करके लेके जाना। ठीक हो गया? यस ठीक हो गया सर। ठीक है, समझ गया। थैंक यू सो मच। अब एक चीज एनआरवी लॉस, एनआरवी लॉस हमारा नॉर्मल लॉस है। इसका मतलब अगर एनआरवी लॉस हो रहा है पीरियोडिक के अंदर, तो हमने सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री को एनआरवी लिखना है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एनआरवी लॉस हो रहा है परपेचुअल के अंदर, तो हमने एंट्री पास करनी है वो डिफरेंस अमाउंट के साथ। जी हमजा, हाफिज हामिद। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी हामिद। सर जी काइंडली क्लास टाइम पे खत्म कर दिया करिए, ये 20-25 मिनट होते हैं, खाना भी खाना होता है और नमाज भी पढ़नी होती है। मैं बेटा हमारी इंशाल्लाह, क्लास 12 बजे शुरू ही होती है। असल में रीजन पता क्या, मेरा मेरा बड़ा दिल करता है मैं 1 घंटा पढ़ाऊं, लेकिन 30 से 35 मिनट तकरीबन आपके क्वेश्चन आंसर ही नहीं खत्म होते, तो फिर मेरा ना टाइम बहुत ज़्यादा, जिस वजह से मैं थोड़ी सी क्लास ऊपर करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट इसको टाइम पर ख़त्म करूँ, लेकिन क्योंकि आप न्यू है अभी इन्वेंट्री के अंदर, तो मैं आपके क्वेश्चंस को इग्नोर भी नहीं कर सकता बेटा। ठीक है ना, वो जी मैंने सर, वो देने। पता क्या है, 12 से 5 बजे तक क्लास चलती है, ये सिर्फ 15 से 20 मिनट होते हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, आप हाफिज अहमद बिल्कुल सही बात करें, लेकिन बेटा मेरी भी बीच में मजबूरी है, मैं कोशिश करूंगा इसको टाइम पर करता हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है सर, थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। जी जी शान से, जी शान साहब जी।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे। सर ये नमाज के कहना था कि क्लास टाइम पे आप बिल्कुल कर दिया करें, नमाज पढ़नी होती है इस टाइम में। बिल्कुल बेटा, अभी आपके पास माशाल्लाह 15 मिनट है, इंशाल्लाह उम्मीद है 15 मिनट में नमाज पढ़ी जाएगी। मेरी मजबूरी है, मैंने आपको बताया, मैंने आपके क्वेश्चंस लेके चलना है, क्वेश्चन छोड़ने नहीं है कोई, वरना मेरे लिए बड़ा आसान है विदाउट क्वेश्चन समझाए मैं आपको क्लोज कर दूँ। ये जो एक एग्जाम्पल नंबर 6 है, MS लसानी एसोसिएट, ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं कल करवाऊंगा लेकिन होमवर्क करना है। उसके रीजन है ये क्यों होमवर्क के अंदर मैं आपको देके चल रहा हूँ। बस इतना ही बेटा। आज के लिए कल से इंशाल्लाह हमारे क्वेश्चन प्रॉपर स्टार्ट होंगे। तकरीबन 90% थ्योरी जो हमें चाहिए थी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें कोई भी और क्वेश्चन नहीं चाहिए। निमरा बेटा, शान से बेटा आपने अब लीव करना तो कर दे। एक सेकंड, निमरा का क्वेश्चन में लास्ट को लेकर क्लास क्लोज करो जी। निमरा 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 मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अगर आपका बेटा क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप के अंदर भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।